आज का जो लेक्चर है एमडी कैट का आपके साथ हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 33। ठीक है, लेक्चर नंबर 32 में आपने पीरियड्स का यूनिट जो था वो स्टार्ट किया था, उसके कुछ टॉपिक्स हमारे बाकी थे। आप उसका जो मेजर पोर्शन है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हो अपने प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, मैं वो टॉपिक जो है ना मेन जो हमने यहाँ पर पढ़नी है मैं वो सामने लिख देता हूँ। आपके पास है एक टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, एक टॉपिक हमने ये आज के इस लेक्चर में कवर करना है। फिर उसके बाद हमारे पास लेक्चर आना है अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे पास टॉपिक आना है हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी के बाद हमारे पास टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन कंपाउंड्स। इसमें से हमने हेलाइड्स और ऑक्साइड्स डिस्कस करेंगे। ये आपके पास ना बच्चों टॉपिक्स हैं जो रिमेनिंग हैं। ये टॉपिक्स हमारे लेक्चर नंबर 33 का पार्ट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रेशन एनर्जी, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन कंपाउंड्स में हैलाइड और ऑक्साइड्स हम पढ़ेंगे। आपको आपकी एफएससी की बुक जो है उसमें ये टॉपिक मिलेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर की बुक है। चैप्टर नंबर 1 में से आप इन टॉपिक्स को डिटेल वाइज भी ले सकते हो और जितनी डिटेल वहां पर है वो मोर देन एनफ होगी। आप उसी को जो है ना ग्रिप कर लें और उसी के सारे आप जो है ना ट्रेंड्स अच्छी तरह से अगर समझ लें और याद कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सेक्शन में से आपको आने वाला क्वेश्चन डिस्टर्ब करेगा यूएचएस में। ठीक है, अब हम लोग बात शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से और वो हमारे पास है बच्चों इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। जो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब आपको पता है कि जो कंडक्टेंस होती है ये होती क्या है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सादा लफ्जों में आप क्या कहते हैं उसको? करंट के गुजर जाने का मतलब। किसी भी मटेरियल में से अगर करंट गुजर जाता है तो हम कहते हैं कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गई है और वो मटेरियल कंडक्टर कहलाती है। और अगर करंट नहीं गुजरता किसी मटेरियल में से तो वो मटेरियल्स इंसुलेटर्स कहलाते हैं। और इन दोनों के दरमियान में भी एक एक्टर होता है जिन्हें सेमीकंडक्टर्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, अलबत्ता हम फिलहाल और इस इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रीजन हमारे पास क्या हुआ करती है? अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास रीजन क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अवेलेबल होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना मूव कर सकते हैं in the crystal lattice between the interstices of the crystal lattice whenever they are being provided with some potential difference, and this conduction may carry some energy from a high potential to some low potential। तो इस बेस पर हम ये कहते हैं कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है जी, अब जो है ना इस कंडक्टिविटी की मैं क्विकली मूव कर रहा हूँ पीरियोडिक ट्रेंड्स की तरफ। और जो पीरियोडिक ट्रेंड्स इसके आने हैं ना हमारे पास
उसमें कुछ कंक्लूजन हम अपने लिए बनाने की कोशिश करते हैं। मसलन ना हम ये कहते हैं, एक पॉइंट हम रेज करते हैं कि जो ग्रुप्स है ना हमारे पास फर्स्ट ए और सेकंड ए, यानी कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑल आर कंडक्टिव। रीजन, सभी मेटल, फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है ना। और जैसे जैसे ग्रुप में आते हैं इनकी तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। ठीक है ना। हम ये मानते हैं कि इनमें क्या हो रहा है, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कंडक्टिविटी क्या कर रही है? ग्रुप में आते हुए इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है। बट लेकिन ना एक बात ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये जो कंडक्टिविटी है इट मे वेरी विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ एलिमेंट। मतलब एक जनरल रूल तो मैंने आपके सामने लिख दिया कि कंडक्टिविटी ग्रुप में आते हुए बढ़ रही है, बट यू हैव टू लुक इनटू द डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। कहीं कहीं आपको एबनॉर्मेलिटी नजर आ सकती है। ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि बट it can vary with respect to, ये बदल जाती है किसके लिहाज से? नेचर ऑफ एलिमेंट। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की नेचर के मुताबिक ये वेरी कर सकती है। ये है फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप की बात। फिर हम लोग अगले पॉइंट में आए ना, तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक ग्रुप है 1B ग्रुप। जो फर्स्ट बी ग्रुप है ना, इस ग्रुप को हम कहते हैं क्वाइनेज मेटल्स। कॉपर, गोल्ड एंड कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ये कहलाती हैं क्वाइनेज मेटल्स एंड दे हैव सम एक्सीलेंट, या कह लें extraordinary conductivity। इनके अंदर एक्सीलेंट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडक्टिविटी मौजूद है, हाई कंडक्टर हैं। और आपको यहाँ पर ये अलग अलग हर एक की वैल्यूज को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं। यू शुड बी नोइंग विद रिस्पेक्ट टू द ग्रुप्स द बेटर कंडक्टर्स, द पुअर कंडक्टर्स, यानी कि एक्सट्रीम लेवल आपको काफी हद तक अंदाजा है, तो आप इस मसले से इजीली डील कर सकते हैं। ठीक है। ये एक दूसरा पॉइंट मैंने आपके सामने हाईलाइट किया। पहला पॉइंट एक ट्रेंड मैंने आपको बता दिया दो ग्रुप्स को लेके कि जो मेटल्स के ग्रुप्स हैं उनमें क्या होने जा रहा है कि जब हम अलोंग द ग्रुप आते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। लेकिन हमने साथ एक फिक्रा लिख के इस बात से अपनी जान छुड़वा ली और अपने आप को सिक्योर कर लिया कि एलिमेंट टू एलिमेंट समटाइम वेरिएशन भी हो सकती है। तो अगर आप हर एक एलिमेंट को इस लिहाज से जांचना चाहते हैं तो आपको हर एलिमेंट की कंडक्टिविटी फाइंड करनी पड़ेगी या लिटरेचर से ढूंढ के पढ़नी पड़ेगी, जिसकी मैंने कहा कि आपको खास जरूरत नहीं है, जनरल रूल आपके लिए काफी है। फिर हमने कहा है कि जो फर्स्ट बी ग्रुप है ना, क्वाइनेज मेटल्स हैं जिसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आते हैं, दे आर एक्सीलेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और यू कैन से बेस्ट कंडक्टर्स फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। इनको हम पीरियोडिक टेबल के सबसे अच्छे कंडक्टर्स मानते हैं क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी सबके मुकाबले में बहुत हाई होती है। फिर उसके बाद अगली बात हम एक और हाईलाइट करते हैं कि हमारे पास ना 6A या 7A ग्रुप हो ना, अगर यानी कि 6A ग्रुप के मेंबर्स आपको पता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम वगैरह हैं। 7A ग्रुप के मेंबर्स आपके पास हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। तो हम कहते हैं कि इनकी वेरी वेरी
लो कंडक्टिविटी होती है। क्या होता है, इनकी कंडक्टिविटी बहुत लो, बड़ी कम होती है, इनकी कंडक्टिविटी इतनी लो होती है कि इनको हम लोग इंसुलेटर मानते हैं। ठीक है ना, इतनी किलो है कि यूजुअली they are called इंसुलेटर्स। अमूमन इन्हें हम क्या नाम दे देते हैं, इन्हें हम लोग इंसुलेटर का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये जो दो ग्रुप्स हैं इनके मोस्ट ऑफ द मेंबर्स को, ठीक है, ये एक और पॉइंट हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू दीस ग्रुप्स। और एक आखिरी या सेकंड लास्ट पॉइंट आप कह लें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से जो शायद हमें अपने माइंड में क्लियर करना चाहिए, वो है अबाउट ट्रांजिशन elements. All transition elements are conductor, but conductivity may vary according to the nature of element, and we cannot assign any general rule. We cannot predict the conductivity along the periods or along the groups. हम यहाँ पर ये बात कहना चाह रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स अच्छी मेटल्स हैं, अच्छी कंडक्टर हैं, सारी मेटल्स कंडक्टर होंगी, लेकिन हम किसी रूल पे कंडक्टिविटी सेट नहीं कर सकते। वेरिएबल है और कोई जनरल ट्रेंड बना के बैठ जाना अमूमन हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। तो हम क्या कहेंगे कि इनके लिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ऑल आर कंडक्टर विद नो जनरल ट्रेंड। कंडक्टर तो ये है, लेकिन इनके अंदर कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है कि हम ये फैसला कर लें कि लो जी लॉन्ग द ग्रुप आते हुए कंडक्टिविटी बढ़ गई या लॉन्ग द पीरियड जाते हुए बढ़ गई या कम हो गई। ठीक है, ये कुछ मेन बातें हैं। फिर इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस, जैसे ना हम कहते हैं जी कार्बन है, फोर्थ ग्रुप से है, तो वो एक फॉर्म में है तो इंसुलेटर है, दूसरी फॉर्म में है तो कंडक्टर है। जो बार-बार आपने बात की है ग्रेफाइट और डायमंड की, तो मैं उसके ऊपर यहाँ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा क्योंकि वो पॉइंट ऑलरेडी हमारा क्लियर होता है। फिर सेमी मेटल्स या मेटलॉय जो होती है ना हमारे पास, जिन्हें हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, उनमें क्या खूबी होती है कि उनमें टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। जो सेमीकंडक्टर्स हैं, मैंने लेक्चर के शुरू में शायद ये बात बोली होगी कि तीन किस्म के मटेरियल हमारे पास होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और एक सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जिनकी कंडक्टिविटी ने टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ जाना होता है। ठीक हो गया जी बच्चों, ये हमारे पास एक ब्रीफ ओवरव्यू है अबाउट कंडक्टिविटी, जिसमें आप एक्सट्रीम, बेस्ट किसकी है, फर्स्ट सेकंड ग्रुप का पीरियोडिक ट्रेंड मौजूद है वो हाईलाइट कर लें और इस तरह से आप इसको ऑब्जर्व कर लें कि अब आपके माइंड में जो बात यहाँ पे रहती है, जो आपको तंग करती रहती है कि मसलन क्वेश्चन आना है कि कैसा, चार ऑप्शन लिख देता हूँ मैं और कहता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर। ठीक है ना, तो या बेटर कंडक्टिविटी कैन बी शोन बाय, चार ऑप्शन में से आपको सिलेक्शन करनी है अगर पड़े। मसलन ना एक क्वेश्चन यहाँ पर हम बनाते हैं, सवाल बहुत सिंपल लिखा गया, बेटर कंडक्शन इज पॉसिबल इन, अल्फा ऑप्शन में मैंने लिख दिया है सोडियम, बीटा ऑप्शन में लिख दिया लिथियम, चार्ली में लिख दिया मैंने गोल्ड और डेल्टा में लिख दिया पोटेशियम। अब आप लोग जब इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो हमने एक रूल पढ़ा है कि अलॉन्ग द ग्रुप आते हुए कंडक्टिविटी बढ़नी है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मैंने एक ही ग्रुप के मेंबर डाले हैं, लेकिन साथ एक ऐसा मेंबर डाल दिया जिसको हमने एलानिया तौर पर वॉलंटरली बयान किया अपने जी कि दे आर द बेस्ट कंडक्टर्स। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर बगैर किसी और चीज को सोचे समझे और ये चीज कंफ्यूज हुई कि लो जी मुझे तो वैल्यू ही नहीं याद, ये डिफरेंट ग्रुप्स के दे दिए, अब मैं क्या करूं। तो जिसे हमने कह दिया हुआ है कि दे आर द बेस्ट कंडक्टर, आप उसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि मुझे गोल्ड क्या है, वो बेटर कंडक्टर है। ठीक, इस तरह अमल पे आप लोग इसी तरह से बाकी बातों को सोच सकते हो। मसलन यहाँ गोल्ड के बजाय चारों ऑप्शन ही मैं अल्कली मेटल्स की डाल देता, तो जो सबसे नीचे होना था हमें उसको बेस्ट कंडक्टर मान लेना था।
ठीक है, इस तरह से 3 नॉन मेटल्स हैं, एक मेटल है तो मेटल बेस्ड कंडक्टर होगी, या पुअर कंडक्टर पूछा है तो 3 मेटल उसमें एक नॉन मेटल डाल दी जाती है। इस तरह से ना आपको इस पे क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेंगे, प्रैक्टिस में आपको ये होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और दूसरे टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं बच्चों आज के इस लेक्चर का, और वो हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर्स या ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये क्या होते हैं? ये टॉपिक आपके लिए नया नहीं है, आप इसको सेवरल टाइम्स पढ़ चुके हो, सेवरल वेज से डिस्कस कर चुके हो। मसलन आपने इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, रूल्स पढ़े हैं ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के, फिर उनको आपने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में यूज भी किया है, वहां पर रिवाइज हुआ ये। फिर उसके बाद जब आपने रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़े तो सब रिएक्शन में बार बार इसका जिक्र आता रहा। फिर उसके बाद हम लोग जब आगे चलेंगे और ट्रांजिशन मेटल्स को पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हमें कॉम्प्लेक्सेस, जो कि आप सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्सेस में मेटल्स के ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने पे फिर यही रूल्स अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ हम समराइज कर रहे हैं पूरे पीरियोडिक टेबल को देख के। अब ऑक्सीडेशन नंबर्स हम कहते हैं कि ये होते हैं अपेरेंट चार्ज। present on an atom in a molecule। ये क्या होता है? अपेरेंट चार्ज जो किसी मॉलिक्यूल में एटम पर मौजूद हो सकता है, उसे उसका क्या कह देते हैं? उसका ऑक्सीडेशन नंबर कह देते हैं। ठीक है, अब जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर of an element is always 0। अगर कोई एलिमेंट प्योर स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिखा जाना है हमेशा। ठीक है, और जब कंपाउंड्स की बात आएगी तो मैं यहां पर अब ग्रुप वाइज लिखता जा रहा हूं। अगर आपके पास है फर्स्ट ए ग्रुप तो इनके ऑक्सीडेशन हम लिखा करेंगे +1। ऑक्सीडेशन नंबर्स। अगर आपके पास है सेकंड ए ग्रुप तो इनके ऑक्सीडेशन हम क्या लिखेंगे? +2। +1 का मतलब है दे आर गोइंग टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन्स दैट वाज प्रेजेंट इन देयर वैलेंस शेल, एंड दिस शोज दैट दीस आर मोनोवैलेंट स्पीशीज। +2 means second A group elements are going to lose 2 electrons that are present in their valence shell, as you know, you can understand from their electronic configurations। अगर आप थर्ड ए ग्रुप पे आते हो तो थर्ड ए ग्रुप जो है इसके मेंबर्स प्रेफरेबली +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, क्योंकि इन सब के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। बहुत कॉमन एग्जांपल आपको थर्ड ए में से मिलती है एल्यूमिनियम की, जो कि बहुत ज्यादा कंपाउंड में +3 स्टेट में मिलता भी है और बड़ा स्टेबल भी है। फिर आप आते हो 4A ग्रुप। तो 4A ग्रुप जो है ना, इसमें आके मसला शुरू हो जाता है कि +-4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर सकता है। Now it will be decided by the other element that whether the element from 4A group is having +4 or -4 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं आपके सामने इस बात की वजाहत के लिए अगर 2 मिसालें लिख दूं, आपके पास एक कंपाउंड है CO2 और एक कंपाउंड है CH4। आप जब कैलकुलेट करोगे तो CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा +4 और CH4 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा -4। ठीक है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगा और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? एक में +4 और दूसरे में -4 है। यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा थी, यहाँ पर कार्बन की हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इसलिए हम इसको +-4 लिखा करेंगे। उसके बाद पांचवा ग्रुप 5A ग्रुप में मोर फ्रीक्वेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ करेगा -3, मोस्ट प्रेफरेबली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ करेगा? -3।
या हुआ करेगा +3 या मैक्सिमम जाएगा +5 तक। ये वाले ऑक्सीडेशन स्टेट 5 ग्रुप में शो कर सकते हैं। आप देखें चौथे ग्रुप तीसरे ग्रुप तक तो बिल्कुल सीधी सी बात थी कि 1 2 और 3 ग्रुप नंबर के मुताबिक है। चौथे ग्रुप में आके भी ग्रुप नंबर के मुताबिक ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन प्लस या माइनस फिर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से डिसाइड होना है। लेकिन पांचवें ग्रुप और से ऑनवर्ड वेरिएशन, पांचवें ग्रुप में मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जिसे प्रेफर करना चाहेंगे एलिमेंट्स वो है -3, लेकिन उसके अलावा +3 और +5 जैसे HNO3 है उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले +5 निकलेगा, ठीक है। MH3 में निकाले -3 निकलेगा। तो इसलिए ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। उसके बाद जी 6th ग्रुप पे आप आओगे तो इनका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो होगा -2, लेकिन -2 के अलावा +2 +4 और +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेंगे। ऑक्सीजन ऐसा एलिमेंट होगा जो सिर्फ -2 और +2 शो करेगा, लेकिन उसके अलावा जो नीचे एलिमेंट्स ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम वो +2 के अलावा +4 और +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करेंगे कि इन सब में क्या है, वेकेंट d ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल अवेलेबल। तो जो सल्फर है वो अपने इलेक्ट्रॉन s और p में से वैलेंस शेल के s और p में से उठा के कहां पर भेजता है, d में, और 6 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन करता है और 6 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट देने की कैपेसिटी पैदा कर लेता है, ठीक है। और ये अगर सल्फर ऐसा कर सकता है तो उसे निचले सारे मेंबर्स ऐसा बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि 6th ग्रुप में जो मोस्ट कॉमन है वो है -2 वाला, लेकिन उसके अलावा +2 +4 और +6 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट दिए जा सकते हैं या ये एलिमेंट देने की सलाहियत रखता है। उसके बाद हमारे पास आता है 7 ग्रुप। अब 7 ग्रुप में क्या होगा, -1 के अलावा +1 +3 +5 और +7 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये कंपाउंड दे सकते हैं। अगेन वही रीजन जो ये लिखी हुई है, फ्लोरीन के अलावा फ्लोरीन सिर्फ -1 देगा, जो बाकी हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वो +7 तक जाते हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि उनके वैलेंस शेल जो होती है ना वहां पर d वेकेंट अवेलेबल होता है, वो अपने s और p के इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट करते हैं d में और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बढ़ा के वो ज्यादा बॉन्ड बनाने की सलाहियत पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद 8वां जो ग्रुप है नोबल गैसेस का, उनके मतलब हम ये लिखते हैं कि उनका रूटीन का यूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट तो होता है 0, लेकिन हीलियम के अलावा बाकी चूंकि तमाम एलिमेंट्स हीलियम और नियॉन को छोड़ दें तो आर्गॉन से आगे चलेंगे ना, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, इन सब के वैलेंस शेल का d ऑर्बिटल क्योंकि वेकेंट होता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन अगर आगे प्रमोट करके बॉन्डिंग बनाना शुरू करते हैं जैसा कि ज़ीनॉन करता भी है, तो ज़ीनॉन मैक्सिमम 8 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आपको ऑप्शन दे दी जाए जिसमें क्लोरीन भी हो और जिसमें ज़ीनॉन भी हो और कहा जाए कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट हो सकता है, तो आपका जवाब ज़ीनॉन होगा, क्लोरीन नहीं होगा या आयोडीन नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने तो +7 से आगे जाना ही नहीं है और वो +8 तक जा सकता है क्योंकि उसके वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन है। बट दिस इज पॉसिबल व्हेन xenon is going to react with oxygen or with fluorine which are more electronegative elements, ठीक है जी। ये एक समरी थी आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर के लिहाज से। बात यहां से फिर वही आप करेंगे जैसे इधर था कि जी क्वेश्चन क्या बनेगा, तो यकीनन आपको मैंने पहले बता दिया कि क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में आ सकता है। क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है जी कि 7A ग्रुप का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, या फिर जिस तरह ना ये +7 जो है आयोडीन जो है वो नेचुरली ऐसे कंपाउंड देता है जिसमें उसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जी वो हाइड्रोजन बता दें जो नेचुरली इस कंडीशन पे पूरा उतरता है। तो ऐसी बातें आप यहां से समराइज करेंगे कि मसलन कार्बन है वो +-4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकता है, कब +4 देगा कब -4 देगा वो मैंने आपको बता दिया कि ये डिपेंड करेगा कि जो दूसरा एलिमेंट जुड़ा है वो किस नेचर का है, इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक होगा बच्चों, ये हमारे पास थी ये टॉपिक था हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं और वो हमारा है आज का हाइड्रेशन एनर्जी।
हाइड्रेशन एनर्जी आपको पता है कि ये क्या होती है, हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है व्हेन वन मोल ऑफ गैसियस आयंस आर डिसॉल्व्ड। हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये है हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब when one mole of gaseous ions are dissolved in water to give infinitely dilute solutions। हम कहते हैं कि हीट जो इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है जब वन मोल गैसियस आयंस को हम जो है ना इतने पानी में डिसॉल्व करें कि फर्दर डाइल्यूशन करने पर हीट लिबरेट ना हो तो उस स्टेज को इनफाइनाइट डाइल्यूशन की स्टेज कहते हैं। और यूजुअली रूल नहीं है, यूजुअली ऐसा होता है कि अगर वन मोल ऑफ आयंस है तो उसके मुकाबले में कोई 800 to 1000 मोल्स ऑफ वाटर डाल दें तो हम कहते हैं कि ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन की स्टेज पे चला गया। तो जो हीट मैक्सिमम लिबरेट या एब्जॉर्ब होती है उसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक आयन था H पॉजिटिव आयन, आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया और इसने बना दिया H पॉजिटिव H3O पॉजिटिव, तो इसकी डेल्टा H होगी, मतलब इसकी जो एंथैल्पी है डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन उसकी वैल्यू है -1075 यूनिट्स आ जाएंगे किलो जूल्स पर मोल। बट कीप इन माइंड वन थिंग, एक चीज आप अपने ज़हन में रखेंगे कि नेगेटिव साइन का मतलब यहां पर है हीट लिबरेट होना। वैल्यू कम है या वैल्यू ज्यादा है, इट मस्ट बी डिसाइडेड फ्रॉम द वैल्यू नॉट विद नेगेटिव थिंग। ठीक है, मसलन इस बात को हम आगे चल के एलैबोरेट करते हैं एक और एग्जांपल से। और अभी मैं लिख रहा हूं इसके ना पीरियोडिक एंड्स। डिपेंडेंस जो है ना इसकी पीरियोडिक एंड जो भी है, लेकिन डिपेंडेंस इसकी है चार्ज डेंसिटी पे। डिपेंडेंस किस पे है इसकी, चार्ज डेंसिटी जो लिखी जाती है चार्ज डिवाइडेड बाय साइज की रेशियो। ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं कि डिपेंडेंस होती है कि चार्ज ओवर साइज की रेशियो को के ऊपर डिपेंड करती है, जिसे हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और हाइड्रेशन एनर्जी का चार्ज डेंसिटी के साथ रिलेशन क्या है, हायर द चार्ज डेंसिटी हायर द हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, सिंपल हम क्या कह रहे हैं कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये डायरेक्टली रिलेटेड किससे है, चार्ज डेंसिटी के साथ। जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास है लिथियम आयन, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। आपको क्वेश्चन किया जाता है कि बताएं इसमें से किसकी हाइड्रेशन एनर्जी हाईएस्ट है या लोएस्ट है। और जरा गौर ये करना है कि ये ग्रुप के मेंबर्स हैं, ग्रुप में आए तो साइज बढ़ता है, एटम का बढ़ा है तो आयन का भी बढ़ता है, मतलब ये सबसे स्मॉल साइज है और ये सबसे लार्ज साइज है। चार्ज सब पर बराबर है, साइज बढ़ गया तो चार्ज डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई। इस बात को बेस बनाते हुए हम ये कहेंगे कि लिथियम की वैल्यू आ रही है -499 किलो, ये सारी वैल्यूज किलो जूल पर मोल में। ठीक है, और सोडियम के लिए फिर ये है -390 किलो जूल्स पर मोल, ये भी किलो जूल पर मोल। और पोटेशियम के लिए वैल्यू क्या हुई है, पोटेशियम के लिए है -305 किलो जूल पर मोल। ट्रेंड बताएं मुझे क्या बनेगा, अगर आप बता पाए तो मेरा ख्याल है कि आपका जवाब होना चाहिए कि कुछ ऐसा ट्रेंड है। ठीक है, सोडियम लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी है सबसे हाई, सोडियम की उससे कम, पोटेशियम की उससे भी कम, क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम होती जा रही है। अब बात ये हुई मैंने जो यहाँ पर की थी,
बच्चे ना इस नेगेटिव के साइन को लेकर ये सोचते हैं कि मुझे तो कभी सर ने कहा था, फिजिक्स वाले ने या किसी जमाना कदीम में मैथ वाले सर ने कहा था कि जो है ना वो जो नेगेटिव साथ लगता है तो छोटी रकम बड़ी और बड़ी रकम छोटी होती है। मैंने इसलिए ये बात वाज़ेह की कि इन केस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी दिस नेगेटिव साइन इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द एनर्जी लिबरेटेड और पॉजिटिव साइन विल बी रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी एब्सॉर्ब। ये इस सेंस में यूज नहीं करना, जो ये डिजिट है उसको देखकर आप डिसाइड करें कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है या हाइड्रेशन एनर्जी कम है। इसी तरह से अगर आपके पास और आए, ये कुछ लिख दूं ना मैं, फर्ज करो कि आपके पास एक कंपैरिजन है, एक आपके पास आयन है सोडियम आयन, फिर आपके पास एक आयन है Mg+2 और एक आयन है Al+3। ठीक है, इनकी हाइड्रेशन एनर्जीज, सोडियम की तो हमने अभी भी लिखी है ना, ये है -400 के करीब, -390 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब ये सोर्स बदल सकता है, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यूज में ना थोड़ी बहुत अगर वेरिएशन है तो आप वो याद करेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी है, वो ऑथेंटिक होगी। और जो लेटेस्ट टेक्स्ट बुक है, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ ईयर्स की टेक्स्ट बुक में ये वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। फिर वक्त तो आपको ये परेशानी नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू कंपेयर योर बुक और योर नॉलेज विद समबडी एल्स, यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ, इसलिए ये इशू फिलहाल नहीं आएगा। लेकिन अगर हो किसी को तो वो वैल्यूज कर ले जो बुक में लिखी है। ठीक है, अब ना जो मैग्नीशियम है उसके लिए वैल्यू है -1903, 1903 के करीब वैल्यू निकल रही है, और इसके लिए है -4613, और ये वैल्यूज ये भी किलो जूल पर मोल में है और ये भी किलो जूल पर मोल है। जी, फिर से फैसला अब ये होना है कि कौन हाईएस्ट है और कौन लोएस्ट है। तो हम ये कहते हैं कि ये कुछ ऐसी सिचुएशन बनती नजर आई है मुझे कि ये हाइड्रेशन एनर्जी सबसे बड़ी, उससे छोटी है, उससे भी छोटी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी इसकी ज्यादा है और इसकी तीनों में कम है, बिकॉज चार्ज बढ़ गया और साइज छोटा हो गया। ठीक है, इसी वजह से हम कहते हैं कि नेगेटिव आयंस की हाइड्रेशन एनर्जी पॉजिटिव आयन से यूजुअली क्या होती है, बड़ी कम होती है, क्योंकि नेगेटिव आयन जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसका साइज बढ़ जाता है, तो चार्ज डेंसिटी साइज बढ़ने से ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये एक समरी थी जिसमें आप लोगों को ये बातें ध्यान में रखनी है कि किसकी हाइड्रेशन एनर्जी किससे ज्यादा या किससे कम होनी चाहिए और वो क्यों होनी चाहिए। मसलन आपको 4 ऑप्शन में मिलता है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, और मैं कहता हूं कि बताएं किसकी हाइड्रेशन एनर्जी हाईएस्ट है या लोएस्ट है। हाईएस्ट किसकी होगी, फ्लोराइड की, लोएस्ट किसकी होगी, आयोडाइड की, क्योंकि सब पर -1 चार्ज है, लेकिन फ्लोराइड का साइज छोटा है, आयोडाइड का साइज बड़ा है। ठीक है, इस तरह से या इसी बात को मसलन जिस तरह की मैंने ऑर्डर बनाए हैं, आपको क्या कह दिया जाता है कि ये 3 आयन हैं, आप इनकी एनर्जी के ऑर्डर बता दें। ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आपको चाहिए, आपको सिर्फ क्या बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। तो ऐसी बात भी एग्जामिनर आपसे करवा ले तो ये बड़ा ऑड नहीं होगा, बड़ी अजीब बात नहीं, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन कर सकता है और करते हैं। ठीक है जी, ये 3 टॉपिक हमारे पास थे। अब हम कंपाउंड्स के पीरियोडिक ट्रेंड्स की तरफ बढ़ते हैं, और वो था, चलें ये यहाँ तक रहने देते हैं, और जो टॉपिक्स हमारे पास हैं वो मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी बच्चों, टॉपिक हमारा नेक्स्ट आ रहा है और वो है हैलाइड्स। हैलाइड्स क्या हैं ये आपको पता है, ये यहां से हम शुरू करते हैं। हैलाइड्स बात शुरू हो चुकी है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन कंपाउंड्स के, जो जनरल कंपाउंड्स हैं पीरियोडिक टेबल के, उनकी प्रॉपर्टीज, बिहेवियर, क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे। तो उसमें
पहली बात मैंने लिखी है हैलाइड्स क्या होते हैं, हम कहेंगे कि ये हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ halogens with other elements। ठीक है, जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं ना हैलोजन के, उन्हें हम कहते हैं हैलाइड्स। बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाए और वो एलिमेंट दो ही होंगे, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, अब जो ये कंपाउंड्स हैं हैलाइड्स, क्विकली हम अगर मूव करें जी इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ, तो हम इनको डिवाइड करते हैं तीन क्लासेस में। हमारे पास हो सकते हैं आयनिक हैलाइड्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, एक आयनिक हैलाइड है। ठीक है, हम सोचते हैं कि हमारे पास है MgCl2, CaCl2, KBr, KCl, ये सारे क्या आते हैं आयनिक हैलाइड्स में आते हैं। ठीक है, अब आयनिक हैलाइड्स इन्हें क्यों कहेंगे, इनका ये नाम क्यों पड़ेगा, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है आयनिक बॉन्ड इनमें पाया जाता है। ठीक है, ये नॉन कंडक्टर होते हैं सॉलिड फॉर्म में, ये कंडक्टर हो जाते हैं एक्वस फॉर्म और मोल्टन स्टेट में। ठीक है, फिर इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हैं, ब्रिटल हैं, इस तरह की प्रॉपर्टीज जो है ना, जो आपने ऑलरेडी सॉलिड स्टेट में पढ़ी हुई हैं, वही हम रिवाइज करेंगे। तो ये आयनिक हैलाइड्स कहलाते हैं। उसके बाद दूसरी क्लास हमारे पास बच्चों आती है कोवेलेंट हैलाइड्स। तो जिस तरह इधर था आयनिक हैलाइड्स की बजाय कोवेलेंट हैलाइड्स में क्या पाया जाएगा, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, कोवेलेंट हैलाइड्स में क्या पाए जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स के एग्जांपल आप सोचते हो ना, हमारे पास आता है CCl4 PCl3, ये जो है S2Cl2, ये हमारे पास आ जाते हैं कोवेलेंट हैलाइड्स। अब कोवेलेंट बॉन्ड्स इनमें मौजूद हैं, ये किसी भी फॉर्म में नॉन कंडक्टर हैं। जनरल रूल है ना, नॉन कंडक्टर होंगे किसी भी फॉर्म में, मॉल्टन स्टेट है, एक्वस फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, दे शुड नॉट बी कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऊपर वालों से लो होंगे कुछ। ठीक है, स्टेट इनकी फिजिकल कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकती है, इस तरह से इनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ये दूसरी कैटेगरी हमारे पास कौन सी आती है बच्चों, वो थी कोवेलेंट हैलाइड्स की। तीसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं इंटरमीडिएट हैलाइड्स। तीसरे नंबर पर क्या आ रहे हैं, इंटरमीडिएट हैलाइड्स कौन से होंगे, जिनमें यकीनन इन्हें पॉलीमेरिक हैलाइड्स भी कहेंगे। पार्शियल आयनिक हो सकते हैं और पार्शियल कोवेलेंट हो सकते हैं, मतलब बॉन्ड एंड टाइम बिटवीन होगा और ये लॉन्ग चेन पॉलीमर्स बनाने की सलाहियत रखेंगे। मसलन आपके पास है BeCl2 AlCl3, तो ये जो है ना, ये क्या बनाएंगे, इंटरमीडिएट हैलाइड बनाने की कैपेसिटी में होंगे। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है हैलाइड्स की। अगली बात हम करने जा रहे हैं कि इनका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। पीरियोडिक टेबल में ये किस तरह का बिहेव करेंगे या कैसा इनका हमें तर्ज अमल नजर आना चाहिए।
उसके लिए ना हम एक पीरियड का जिक्र करते हैं। सेकंड पीरियड के मेंबर्स हमारे पास हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियम। ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। ये मैंने आपके सामने सेकंड और थर्ड पीरियड लिखे हैं पीरियोडिक टेबल के। थर्ड पीरियड जो है ना मैं इसके हैलाइड्स लिखता हूं आपके सामने, ठीक है। मसलन हम एक हैलोजन पकड़ते हैं क्लोरीन, इसका मैंने बना दिया NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, PCl3, S2Cl2, ठीक है। ये इन सब के हैलाइड हमने बना दिए। अब इन हैलाइड्स की वेरिएशन क्या है, इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से कि जो है ना, अगर मैं इन सब के मेल्टिंग पॉइंट्स मेंशन करने बैठ जाऊं, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना है, सोडियम क्लोराइड का है 801 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक। मैग्नीशियम क्लोराइड का कितना होगा, उसे इससे कम हो जाएगा, 712 पे आ जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना ये और कम से कम होता जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड पे जाओगे तो वो हो जाता है 192 जस्ट। SiCl4 ये से आगे जाओगे तो ये -68, -93 और S2Cl2 का -80 हो रहा है। ये इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। अब देखें जो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है आयनिक, प्योर आयनिक कंपाउंड, ठीक है। इसमें 70% ज्यादा आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है, ठीक है। अब जो NaCl है ना, ये क्या है, आयनिक। MgCl2 और AlCl3 ये हैं पार्शियल आयनिक, इनका आयनिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है। मोस्ट आयनिक है सोडियम क्लोराइड, ये उससे कम आयनिक, ये उससे भी कम आयनिक हो चुका है। और जब हम इसके आगे बढ़ते हैं ना, अगले सारे मसलन SiCl4, PCl3 या S2Cl2, ये सारे हो चुके हैं पार्शियल कोवलेंट, और इनका कोवलेंट कैरेक्टर आगे से आगे जाते जाएं तो ये क्या करता जाता है, ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता चला जाता है। तो ट्रेंड क्या समझ आया, while moving along the period of the periodic table the character of halides is shifting from ionic to covalent। कैरेक्टर क्या शिफ्ट हो गया है, आयनिक से कोवलेंट की तरफ जा रहा है। पीरियड में जो हैलाइड है ना, इनका कैरेक्टर आयनिक से किधर शिफ्ट होना है, कोवलेंट की तरफ शिफ्ट होना। एक तो ये बात हमने समराइज कर ली, ठीक हो गया बच्चों। एक पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास आ गया अलोंग द पीरियड, और जब अलोंग द ग्रुप आना है तो क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। मसलन आप ये तो हो गई ना पीरियड की बात। अब हम बात करें अगर ग्रुप की, आपके पास है लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ये लीस्ट आयनिक होगा और ये मोस्ट आयनिक होगा। ग्रुप में आ रहे हैं ना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो जैसे जैसे ग्रुप में आते जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस विद हैलोजन बढ़ता जा रहा है और आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास हो गया कि अलोंग द ग्रुप या अलोंग द पीरियड हम चलें तो किसी एक पर्टिकुलर हैलोजन को लेके किस तरह की वेरिएशन आ सकती है आयनिक या कोवलेंट कैरेक्टर में। अगली बात, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन लिखें, विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन अगर आप लिखना चाहो तो आपके पास सिचुएशन क्या होगी, जो फ्लोरीन के हैलाइड होंगे मोस्ट आयनिक होंगे, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम और आयोडीन सबसे कम आयनिक नेचर देने वाले
हैलाइड हुआ करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास है सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड। तो मैं कहूंगा कि इनमें से ये मोस्ट आयनिक है और ये लीस्ट आयनिक है। ठीक हो गया। मकसद ये है बताने का कि हैलोजन की नेचर चेंज होने से भी आयनिक कैरेक्टर चेंज होता है और ये कोवेलेंट से आयनिक की तरफ शिफ्ट होता है। जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इसका कैरेक्टर लेस एंड लेस आयनिक एंड मोर कोवेलेंट होता चला जाएगा। तो ऐसी बातें आपको ट्रेंड पे मसलन यही चार ऑप्शन लिखी हो और क्वेश्चन दो बन सकते हैं कि कौन सा मोर आयनिक है, कौन सा लेस आयनिक है। यही चार का पाउंड मैं पकड़ूं और इनका कह दूं कि आयनिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ या आयनिक कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, तो इस एक पॉइंट पर मैंने अभी आपके सामने चार एमसीक्यूज बोले। ठीक है। मकसद ये है बताने का कि ये बात आपको पीरियोडिक ट्रेंड वेरिएशन के लिहाज से एक आपके माइंड में फिक्स होनी चाहिए कि कैसे आयनिक कैरेक्टर वेरी करेगा। और एक आखिरी बात इसमें जो हमने लिखनी है और जो याद रखनी है वो है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन नंबर। आखिरी बात हमने क्या करनी है, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ठीक है। उसके अंदर एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, शायद वो काफी होगी कि PbCl2 एंड PbCl4 ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। ठीक है। अब कहा यह जाता है कि इनमें से कौन सा मोर कोवेलेंट है, तो उसके अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, इसमें लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ये होगा मोर कोवेलेंट और ये होगा मोर आयनिक। रूल ये बनता नजर आ रहा है कि जितना परसेंटेज ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा उतना उसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा और जितना उसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगा उसमें आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है जी। ये टॉपिक एक पेज का होगा, आपकी एफएससी वाली बुक में उसको अच्छी तरह पढ़ें। जो कंफ्यूजन है वो आप लेटर ऑन डिस्कस करें, लेकिन ये तकरीबन हर बात हमने उसमें से कवर कर ली है, सिवाय उन न्यूमेरिकल वैल्यूज के जो आपने याद करनी है टेक्स्ट से लेके कि किसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है। जो लाइनों में लिखी हुई वैल्यूज हैं वहां पर वो एग्जामिनर पूछ सकता है, उनको लाजमी तौर पर मेमोराइज कर लीजिएगा। आखिरी टॉपिक की तरफ मैं बढ़ रहा हूं आज के लेक्चर का और इस यूनिट का भी, और वो है बच्चों ऑक्साइड्स। आखिरी जो टॉपिक है ना हमारा आज के लेक्चर का या इस यूनिट का वो है अबाउट ऑक्साइड। जैसे हमने हैलाइड को कहा था तो ऑक्साइड्स क्या होंगे, इन्हें भी हम कहेंगे कि ये हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है, ये है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इन्हें हम क्या कहा करेंगे बच्चों, ऑक्साइड्स कहा करेंगे। मैं क्विकली मूव करता हूं इनकी क्लासिफिकेशन पे। तो वी हैव 3 ways of classifying oxides। वो 3 ways क्या हैं, वो हमारे पास हैं। नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बुनियाद पर इनको आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे हमने हैलाइड में किया कि आयनिक हो सकते हैं, कोवेलेंट हो सकते हैं, इंटरमीडिएट हो सकते हैं, वैसे यहां पर हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बुनियाद पर आप इसकी बात कर सकते हो। जैसे हमने रूटीन में पढ़ा है पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ सकता है। और तीसरे नंबर पर हम इसकी एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर डिफाइन करते हैं। तीसरे नंबर पर हम इसकी बात करते हैं एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पर डिस्कशन आखिरी पॉइंट पर होगी सिर्फ एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज पर। जो ऊपर वाली दोनों डिस्कशन है वो ऑक्सीडेशन नंबर वाली डिस्पर्स्ड है हमारे सिलेबस में, वो ऑफ एंड ऑन हमारे सामने आती रहती है।
और नेचर ऑफ बॉन्डिंग को हमने यहाँ पर ऑक्साइड के लिहाज से डिस्कस नहीं करना, ठीक है। अब मैं इसी की तरफ क्विकली अगर मूव करता हूँ ना, तो इसकी सब क्लासेस हमारे पास हो सकती हैं कि ऑक्साइड्स हो सकते हैं बेसिक, या फिर ऑक्साइड्स हो सकते हैं एसिडिक, और या हो सकते हैं एम्फोटेरिक। ऑक्साइड कितने हो सकते हैं? एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं, या फिर एम्फोटेरिक हो सकते हैं। मतलब जो आपके पास है ना नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, ये होते हैं एसिडिक। जैसे आपके पास है सल्फर का ऑक्साइड, आपके पास है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है, आपके पास आ जाते हैं क्लोरीन के ऑक्साइड्स। ये सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। जो मेटल ऑक्साइड्स है ना, ये प्रेफरेबली क्या हुआ करेंगे? बेसिक हुआ करेंगे। जैसे कि आप कहते हैं आपके पास है सोडियम ऑक्साइड, आपके पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, हम कहते हैं कि ये सारे बेसिक हैं। चंद मेटल्स या मेटलॉइड्स, एम्फोटेरिक जो है ना, हम कहेंगे फ्यू मेटल्स एंड जो मेटलॉइड्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स कैसा बिहेव करते हैं? ये एम्फोटेरिक नेचर देने की सलाहियत रखते हैं। एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड की तरह रिएक्ट करने की इनमें कैपेसिटी मौजूद होती है। जैसा कि आपके पास है ना जिंक ऑक्साइड, आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हो तो आप कहते हो जिंक सल्फेट बन जाता है, साथ वाटर बन जाता है। इट्स ओके, जिंक ऑक्साइड ने बेस और सल्फ्यूरिक एसिड ने एसिड के तौर पे सर्व कर लिया। लेकिन अगर आप इसी जिंक ऑक्साइड को 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ मिक्स कर दो तो यही जिंक ऑक्साइड क्या बनाएगा? ये बनाएगा Na2ZnOH4, सोडियम जिंकेट बना देगा। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस था और जिंक ऑक्साइड ने सर्व किया एज एन एसिड, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या है? ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक हो गया बच्चों। अब अगली बात हम करेंगे यहाँ पर बड़ी ब्रीफ सी, और वो है इसके पीरियोडिक ट्रेंड की। चूंकि अलोंग द पीरियड जब हम चलते हैं तो नेचर मेटल से नॉन मेटल में जाती है, तो कैरेक्टर बेसिक से एसिडिक होता जाएगा, ठीक है ना। अलोंग पीरियड बेसिक टू एम्फोटेरिक टू एसिडिक, ये वेरिएशन आपके पास किसी भी पीरियड में चलते हुए मोस्ट प्रेफरेबली स्टार्टिंग वाले जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक होंगे, मिडिल में जाके कोई एक दो हो सकते हैं एम्फोटेरिक, और एंड वाले सारे क्या हो जाया करेंगे? ऑक्साइड्स एसिडिक हो जाएंगे जहां जहां इनकी फॉर्मेशन पॉसिबल होगी। ठीक हो गया। अब जब हम इसी बात को ग्रुप में आके डिस्कस करेंगे ना, अलोंग ग्रुप, आप फर्ज करो ग्रुप में से एक ग्रुप लेते हो सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है। इसके एलिमेंट्स आपके पास हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। ये मैंने आपके सामने सेकंड ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल के मेंबर्स लिख दिए हैं। मैं इन सब के ऑक्साइड्स अगर लिखूं ना आपके सामने तो वो सिंपल होगा BeO, MgO, CaO, स्ट्रांशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। What is their basic character? क्या ट्रेंड है? तो मैं आपको इसकी समरी ये देता हूं कि ये सबसे ज्यादा बेसिक है, उससे कम और ये सबसे कम। बात ये समझ आ जानी चाहिए थी कि whenever you are moving along the group of the periodic table, the character is shifting towards the basic। और जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो, बेसिक कैरेक्टर ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसलिए बेसिक कैरेक्टर उसके मुताबिक उसी के तर्ज पे इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। ये एक बात हमने
पीरियड वाइज भी डिस्कस कर ली, ग्रुप वाइज भी डिस्कस कर ली, और एक आखिरी पॉइंट मैं लिखूंगा यहां पर, और वो है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर पे हम बेस करता हुआ अगर लिखेंगे ना, तो हमारे पास है एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, आपका से कंपाउंड है MnO, मैंगनीज ऑक्साइड। इसके कई ऑक्साइड मुमकिन हैं, मसलन दूसरा ऑक्साइड मैं इसका लिखता हूं Mn2O3, तीसरा है MnO2, ठीक है, और चौथा ऑक्साइड हम इसका लिखते हैं Mn2O7। ये मैंने ना आपके सामने 4 ऑक्साइड लिख दिए हैं किसके, मैंगनीज के। अब समझना सिर्फ ये है कि इन 4 ऑक्साइड का कैरेक्टर कैसे बदलता है, उसके लिए हमें इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना पड़ेगा। ऑक्सीजन है -2, तो मैंगनीज हो गया +2, यहां पर ये है -2 × 3, तो ये हो गया +3 × 2, ये है -2 × 4, तो ये हो गया +4, ये है बच्चों -2 × 7, तो ये फिर क्या हो गया +7 × 2। मतलब पहले कंपाउंड में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, फिर +3, +4, और फिर कहां तक पहुंच गया है +7 तक। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर कम होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। जो रूल हमने हैलाइड में लगाया था, ये मोर कोवैलेंट है, ये मोर आयनिक है, और जितना कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। यानी कि अगर मैं बेसिक कैरेक्टर लिखूं तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा और ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। बेसिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर आप लगाएं तो आप ये कहोगे कि इनमें से ये ट्रेंड अगर इस तरह लिखें तो मैं लिखूंगा कि ये है सबसे ज्यादा एसिडिक, ये उससे कम एसिडिक, ये उससे कम, ये मैंने लगा दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब ये जो है ना इस इधर को आ रहा है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, या इस तरह कह लें कि एसिडिक कैरेक्टर ये क्या है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है और ये सबसे कम एसिडिक है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से ऑक्साइड्स में और ऑक्सीडेशन नंबर हमें अफेक्ट कर सकता है और हम इसको देख सकते हैं। ये था बच्चों हमारा पीरियड्स का रिमेनिंग पार्ट जो कि आपका लेक्चर का हिस्सा रहता था। हमारे नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे वो इनऑर्गेनिक के रिमेनिंग जो यूनिट्स हैं उनके मुताबिक होंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम इतना कुछ ही सीखेंगे। हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए बच्चों इसको प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।